तो अभी आ जाओ पूरे पूरे जीओसी को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव से देखना। देखो इंडक्टिव नाम ही है, इंडक्टिव यानी इंड्यूस करना, ये पोलराइजेशन करता है और पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट वही करता है, ऑपरेट करता है। सिग्मा बॉन्ड पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। डोनेटिंग है यहाँ था, यहाँ पे डोनेट करेगा, आगे जाकर सक्सेसिव कम होता जाएगा। खींच रहा है यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, सक्सेसिव कम होती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और 3 कार्बन के बाद इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। प्लस आई माइनस आई पावर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माइनस आई पावर देख लो, ना फरहान ना रीतिक। देखो नाइट्रोजन जब 4 वैलेंसी में होता है तो प्लस आता है, तो 3 और एक इधर से जुड़ा होगा 4 तो प्लस आएगा। तो शुरू में प्लस वाले होते हैं 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 वैलेंसी में, यहाँ पे भी 3 1 4 वैलेंसी में, और यहाँ पे सल्फर जो होता है यहाँ पे R2 होता है प्लस, और यहाँ पे जो होता है फिर से 4 वैलेंसी में हो गया। तो ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश, और NO2 जो होता है, NO2 का स्ट्रक्चर मैं तुमको बताता हूँ। NO2 ऐसा दिखता है। NO2 देखोगे तो उसके पास देखोगे ऑक्सीजन जो है वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना था, बट 5 वैलेंसी हो जाती है ना इधर, NO2 किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, प्लस माइनस दिख भी रहा है हमें। तो ऐसा कुछ NO2 दिखता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। आगे तुम देखोगे इसका जो होता है माइनस एम पावर ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और जिसके अंदर भी डबल बॉन्ड होता है ना वो माइनस एम दिखाता है। और अगर किसी पास लोन पेयर है तो सामने देता है और डबल बॉन्ड वाले सामने से ले लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो मैंने बोला प्लस आई और माइनस आई ना, प्लस मतलब देना, सामने देते हैं, और माइनस मतलब सामने से लेते हैं। प्लस आई हो गया, प्लस एच हो गया सामने देगा, प्लस एम भी हो गया सामने देगा। प्लस वाले सामने दे रहे हैं, माइनस आई माइनस एच माइनस एम सामने से लेते हैं। ठीक समझ में आता है। तो ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान, SO3H यहाँ पे आता है सलमान, साइना अली की कार में, ये सब आई पावर हम देख रहे हैं। कौन ज्यादा तेजी खींचेगा था, साइना अली की कार में। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, साइनाइड अल्डिहाइड COH फिर आता है। अब फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी, अल्काइन नहीं बेंजीन है, अल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक है, समझ में आता है। ये अल्कोहल है, ये क्या है, OR आ गया ना सर। OR क्या होता है, देखो अगर कहीं पे भी OR जुड़ा हुआ है तो इसको अपन मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं ना। अरे यार, इसको अपन मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे वो मिथॉक्सी वाला ग्रुप है। इथेन वाला बोल सकते हो कि काइंड ऑफ, इधर भी R था और OR, बट यहाँ पे किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ईथर वाला बोल सकते हो, सॉरी ईथर वाला बोल सकते हैं इसको। एनीवेज, तो आगे हम बात करते हैं। हमारे पास ये हो गया माइनस आई पावर पूरा। प्लस आई पावर यहाँ पे देखोगे तो प्लस आई पावर जो होता है वो होता है हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। सबसे पहले आगे देखेंगे तो बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन ज़्यादा, फोन कॉल ऑफ कोर्स सी बात है। तो फ्लोरीन, फिर ON, फिर कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब पे निगेटिव है, सामने देना चाहते हैं, बट ये ज़्यादा देगा चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, और इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है इसलिए कम दे पाता है। फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल, और फिर मिथाइल सबसे लास्ट में आता है। मास ज़्यादा है तो ज़्यादा रहता है, मास के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। और SiH3 CH3 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ऐसे करके कैसे जो सुनो प्रभु, या कहे सीता जी सुनो प्रभु से देख सकते हो यहाँ पे कि कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है तो ये देता है यार जल्दी देन कार्बन। ओके, मतलब प्लस आई पावर इसका ज़्यादा होता है, ध्यान रखना इसमें गलती मत करना, प्लस आई पावर इसका ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और हाइपर कंजुगेशन में आते हैं। हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होता है कंडीशन कि इसके पास जहाँ पे भी देख रहे हो उसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3, और उसके पास अल्फा H प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं ये कार्बोकेटायन, ये 3 जगह लग सकता है, 3 तरह का होता है। C+ के लिए हम नहीं 3 चीज़ों के लिए पढ़ते हैं। C+ के लिए पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल के लिए पढ़ते हैं, अल्कीन के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास है क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन है तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन हो गया, ये sp3 होना चाहिए, और इसके बाद अल्फा H प्रेजेंट है तो होगा। ऐसे ही यहाँ फ्री रेडिकल है, देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास sp3 कार्बन भी है और अल्फा H प्रेजेंट है, जैसे ये पूरा हो गया अल्कीन। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो sp3 कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा H प्रेजेंट है। इसको अपन बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर नेथन इफेक्ट, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास C+ और फ्री रेडिकल और अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं अपन C+ के बारे में। तो C+ जो होता है एक्चुअली में होता क्या है ना, कार्बोकेटायन हो गया, तो कार्बोकेटायन एक्चुअली में यहाँ से H+ जो होता है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये प्लस रहेगा तो ऐसे करके ये शिफ्ट होते रहता है, तो ये यहाँ पे आ गया और ये प्लस में रहेगा। और ऐसे ही अगर देखोगे इसके अंदर ऑर्बिटल का वाला कैसा खेल होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो बॉन्डिंग बनी हुई है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज था और हाइड्रोजन अपना S दे रहा है, तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना वो सिग्मा बॉन्ड sp3 S से बना हुआ है, और ये सिग्मा बॉन्ड सामने जो कार्बोकेटायन है इसके वैकेंट पी में डोनेट करता है। तो इसके वैकेंट पी में डोनेट करता है तो सिग्मा और पी की ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा और पी की ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा और पी की ओवरलैपिंग होती है, ध्यान रखना। इसमें अल्फा कार्बन जो होता है उसके अंदर sp3s है, और इधर वैकेंट पी के अंदर इसके अंदर हमारे पास कार्बोकेटायन के अंदर वैकेंट पी है, ठीक है ना। और इसके अंदर देखो तीनों केस जो हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 3 के लिए पढ़ना है हमें,
सी प्लस के लिए और फ्री रेडिकल के लिए, एल्कीन के लिए। तो तीनों के लिए जब तुम देखोगे ना तो उसके अंदर देखोगे तुम एक्चुअली में तीनों के अंदर ये चीज़ कॉमन आता है कि तीनों में अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकालना है इन्वॉल्विंग सी एच वन रॉकिंग तो 3 बनेंगे, एक इसका एक इसका एक इसका। नंबर ऑफ अल्फा एच देख लो, और यहाँ पे देखते हैं कि टोटल अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं तो 3 बनेंगे, और साथ में ये जो ओरिजिनल वाला उसको भी काउंट लेते हैं तो +1 लेते हैं। तीनों केस में ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, सेम ही ऑफ कोर्स रहेगा। फिर रेडिकल केस में इसको होमोलिटिक ब्रेकेज करेंगे। यहाँ पे हेट्रोलिटिक होता था ब्रेकेज, एक में पॉजिटिव एक ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे होमोलिटिक होगा। फिर रेडिकल जोड़ देंगे यहाँ पे हम, ये फ्री रेडिकल रह जाएगा। इसमें सर देखेंगे कैसे ओवरलैपिंग खेल हो रहा है। तो ओवरलैपिंग के अंदर भी हम देखेंगे सर यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 और s से मिलकर बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड डोनेट करता है सामने हाफ फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी एक जगह हो सकता है, तो हाफ फील्ड था ये p, और इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पे सिग्मा एंड हाफ फील्ड p के बीच में बन रहा है, सिग्मा एंड हाफ फील्ड p के बीच में बन रहा है। सच में मतलब ओवरलैपिंग काइंड ऑफ बन रहा है बॉन्ड, ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ इनके बीच में घूमते रहता है, चलते रहेगा खेला जो भी होगा। तो आगे अपन बात करते हैं अल्कीन के बारे में। अल्कीन के केस में क्या होता है, अल्कीन में दो चीज़ें मतलब दो होते हैं, एक प्लस एच भी होता है माइनस एच। प्लस एच सामने देता है, माइनस सामने से लेता है। प्लस एच के अंदर क्या होगा, सिंपल वही होगा कि यहाँ पे अल्कीन है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये उस पर निगेटिव कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ही घूमता रहेगा, और ऐसे ही ये तीनों एच कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर तीनों के तीनों हेलोजन है, ये प्लस एच वाला यहाँ पे माइनस एच दिख रहे हैं, अगर तीनों के तीनों यहाँ पे हाइलोजन हो गए तो यहाँ पे माइनस एच होता है फिर, और ये हाइलोजन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होकर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सर ओवरलैपिंग का क्या खेल होता है, तो यहाँ पे सर एंटी में जाता है। अगर कहीं पे भी स्टार लगा हुआ है ना, पाई स्टार, पाई के एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे वही था, वही खेल था भाई, वही चीज़ थी ऑफ कोर्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसका, और यहाँ पे sp3s के बीच में बॉन्डिंग थी सिग्मा वाला, ये करता है एंटी बॉन्डिंग को डोनेट, C डबल बॉन्ड C के अंदर जो एंटी बॉन्डिंग के अंदर, चूंकि इसके अंदर दूसरा अवेलेबल तो है नहीं, पाई वाला तो भरा हुआ है, तो पाई स्टार जो है वो खाली था वैकेंट वाला, तो वैकेंट वाले के अंदर ये डोनेट कर देता है, ठीक है, समझ में आता है। ब्रेड्स रूल क्या होता है, ब्रेड्स रूल यह बोलता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना ये प्लेन से बाहर आ रहा है सर, ये जो बॉन्ड है ये प्लेन से बाहर आ रहा है, और प्लेन से बाहर आता है तो ये प्लेनर नहीं हो सकता है, sp2 नहीं हो सकता है, प्लेनर नहीं हो सकता है। sp3 होगा टेट्राहेड्रल तो बाहर आ सकता है, तो ये कभी भी पोजीशन sp2 नहीं हो सकता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है नहीं एग्जिस्ट करता ऑन ब्रीड हेडेड पोजीशन, यहाँ पे sp2 एग्जिस्ट नहीं करता। इस मान लो अगर मैं पूछे एक क्वेश्चन देके तुमको कि यहाँ पे टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन है तो ये H इधर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर ये आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये वाला से पार्टिसिपेट करेगा तो हम इसको 2 बोलेंगे, ठीक, समझ में आता है। आगे अपन बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस देखो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हमने देखा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए देन इसकी, देन पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि दोनों के बॉन्ड एनर्जी बराबर है। तो यहीं पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके लिए हमने इसका जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे मतलब ये पाई बॉन्ड इधर उठ के आ जाए, और मतलब ये ऑफ कोर्स यार निगेटिव, ये निगेटिव पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड जो होगा हमारे पास यहाँ पे निगेटिव में चला जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको अपन कोनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, या ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, एक्चुअल चार्ज का डेवलपमेंट होता है, बट एटम मूव नहीं करते हैं रेजोनेंस के अंदर, ठीक है, समझ में आता है, मालूम भी है। आगे अपन बात करते हैं, हमारे पास इसको ही अगर बनाओगे हाइब्रिड के फॉर्म में तो यहाँ पॉजिटिव तो रह रहा है, दोनों में कॉमन है, बट एक ही निगेटिव जो है एक बार इधर और इस ऑक्सीजन पे दोनों पे घूम रहे हैं कि हाँ यहाँ पे तो हाफ निगेटिव यहाँ पे, और दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्ड का डेवलपमेंट आधा है। तो हमने देखा कि बॉन्ड एनर्जी x की y के बराबर हो गई। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम एक्चुअल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली में जो भी रूल्स बता रहे हैं उनको सीक्वेंस में यूज करोगे। न्यूट्रल वाला जो होता है वो स्टेबल होता है, देन चार्ज वाले से ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी जो होती है अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सीक्वेंस में लगाओगे, पहले ये देख लो फिर ये देख लो, पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आगे अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, फिर सी एंड देन पॉजिटिव चार्ज। तीसरे रूल में पहले निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखो, और अगर निगेटिव दोनों में सेम आ रहा है तब पॉजिटिव पे जाओ। निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हो, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव होना एक्चुअली में स्टेबल होगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे स्टेबल होगा, बट वही अगर देखेंगे टॉप से बॉटम अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे साइज बढ़ता है ना। देखो लेफ्ट टू राइट में हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, टॉप टू बॉटम में हमारे पास क्राइटेरिया साइज का हो जाता है। तो साइज अगर बढ़ेगा, अगर सर साइज बढ़ेगा तो वहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्ज होने के लिए, तो नेगेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं टॉप टू बॉटम जाने पे ये सीक्वेंस हो जाता है, ये क्राइटेरिया लगाते हैं साइज का, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाते हैं
अगर स्टेबिलिटी देखना है हमारे पास निगेटिव चार्ज का तो पॉजिटिव निगेटिव दूर दूर तो कम स्टेबल होता है, पास पास होने चाहिए, और लाइक चार्जेज एडजेसेंट पे तो लेस स्टेबल। अगर तुमसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि लेस स्टेबल कौन है, डायरेक्टली ये वाला क्राइटेरिया भी लगा सकते हो तुम, देख लो कहाँ पे। अगर तुमको लोन पेयर बना के नहीं देगा, अगर कहीं तुमको बस ऑक्सीजन दिया हुआ है और उसके बगल में कहीं कोई एटम लगा हुआ है, मान लेते हैं निगेटिव है, तुमको खुद सोचना आना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो लोन पेयर है और लोन पेयर है तो ये दोनों को दोनों बहुत कम स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सेम लाइक चार्जेस कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं प्लस प्लस हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर निगेटिव हो सकता है, निगेटिव को भी लोन पेयर बोल सकते हो, या निगेटिव निगेटिव हो गया। कंजुगेशन एक्चुअली में कैसे होता है, अगर ऐसे में तुमको ना दे दिया कि ए एक्स और वाई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो भी कंजुगेशन है, वैकेंट होगा तो भी कंजुगेशन हो पाएगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या दोनों को दोनों लोन पेयर होगा तो भी होगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा उसको भी हम बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है, कह सकते हो, बट ये वाला का मतलब है कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होगा, केवल खाली डब्बा हो तो भी हो सकता है, या पॉजिटिव हो तो भी हो सकता है। निगेटिव का मतलब ही लोन पेयर होता है, वो समझ में भी आता है तुमको। बैक बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं सर। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, एडजेसेंट एटम के बीच में एक के पास हमारे पास लोन पेयर है और बगल वाले के पास खाली डब्बा है, तो इसी को अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। स्पेशल टाइम ऑफ ये रेजोनेंस होता है, ये जो होता है सर स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है, टेम्प्रोरी बनता है, और तुम मालूम है स्पेशल टाइप का एक रेजोनेंस ही होता है। ये बनने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा कि ए डबल बॉन्ड हो गया और बी पॉजिटिव, चूंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने दे दिया। अब देखो यहाँ पे मैं तुम बता रहा हूँ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड का कॉन्सेप्ट। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज यानी ये पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर जो होगा आप देखोगे तुम कि ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो डीलोकलाइज्ड है। बट ये वाला जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि दो कंजुगेटिव अगर डबल बॉन्ड बन जाते हैं एन डबल एन, तो हमारे पास जो होगा sp बन जाएगा, 180 डिग्री रिंग टूट जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है भाई। रिंग के अंदर एकदम 180 डिग्री थोड़ी एंगल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मतलब कुछ ना कुछ एंगल होता है, तो ये टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे पायरिडीन के अंदर भी देखते हो तुम, इसको अपन पायरिडीन बोलते हैं, इसके अंदर भी लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस के अंदर, ऑलरेडी रेजोनेंस था, अगर ये पार्टिसिपेट किया तो दो कंजुगेटिव डबल बॉन्ड बन जाएंगे और इसकी वजह से sp हो जाएगा, 180 रिंग टूट जाएगी, इसलिए लोकलाइज्ड है, नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ये भी लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज है, ये पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में कहीं पे भी नहीं है पाई बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन को देख के अगर बोले यहाँ पे ऑक्सीजन बस लोन पेयर है और यहाँ पे वैकेंट है, तो क्या इसको दे के इसको अपन बना सकते हैं, बैक बॉन्डिंग करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, क्यों? चूंकि अगर एसपी हो जाएगा, नहीं हो सकता है भाई, मतलब ये ऑफकोर्स प्लेन से बाहर आता है, एसपी यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। समझ में आता है? हम तो बात करते हैं अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन इन क्रॉस कंजुगेशन के बारे में। एक्सटेंडेड कंजुगेशन एक ही सांस में, और क्रॉस वाले दो अलग अलग सांस में, एक ही सांस में यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल एक ही सांस में चला पूरा। क्रॉस में अंदर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसको अपन क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। स्टेबिलिटी हमारे पास एक्सटेंडेड की ज्यादा होती है और क्रॉस की कम होती है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शकल सेम होता है, शकल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होगी। देखो ना, अगर रेजोनेंस कर रहा है फिर भी शकल सेम बन रही है, तो कंट्रीब्यूशन सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यहाँ पे सेम होता है, आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सेम होता है, ठीक है ना। शकल सेम तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल होता है और कंट्रीब्यूशन भी सेम होता है, मतलब इक्वल होता है सबका, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारे पास रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट। इसको अपन देखो प्लस आर या प्लस एम से, या माइनस आर माइनस एम से भी डिनोट करते हैं। प्लस एम और आर, मतलब एम और आर दोनों यूज करते हैं। परमानेंट इफेक्ट होता है, एक्चुअल चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो होता है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, डीलोकलाइजेशन होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, भाई जहां तक कंजुगेशन चलेगा वहां तक रहेगा, और एक्चुअल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। अगर देखोगे तो यानी बॉन्ड एक्चुअल में बनते हैं और ब्रेक होते हैं, तो एक्चुअल चार्ज का ही डेवलपमेंट होगा। इसको प्लस या प्लस एम बोलते हैं। ये वाला जो होता है हमारे पास, या तो डबल बॉन्ड को या तो बेंजीन रिंग को देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई प्लस देगा, है ना। और किसको दे सकता है भाई, रेजोनेंस कहाँ हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा बगल में या बेंजीन वगैरह होगा, तो ऐसा ग्रुप या एटम, ऐसा एटम हो या ग्रुप हो, एटम हो सकता है, इसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन हो गया, लोन पेयर जो रखते हैं, या ग्रुप भी हो सकता है, वो ऐसा ग्रुप या एटम जो कि डोनेट करते हैं पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग। पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं डबल बॉन्ड को या बेंजीन रिंग को, तो उसको हम प्लस एम बोलते हैं। माइनस एम वाले खींचते हैं, जो विड्रॉ करते हैं पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग से। सर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे ये चीज कि हमारे पास जो होते हैं डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग से जुड़े जो होते हैं, पहले एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो सामने देगा ऑफ कोर्स, और डबल बॉन्ड सामने से ले लेता है तो माइनस एम हो जाता है। तो अगर लोन पेयर है तो प्लस एम होगा, और पाई बॉन्ड है अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो वो माइनस एम होगा, ठीक है ना। और अलग से भी कुछ केसेस में जो देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है तो ये प्लस एम होगा, और NO2 का स्ट्रक्चर मैंने तुमको पहले ही बता दिया। NO2 यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, हो जा रहा है, सामने से ले लेगा, माइनस एम है, ये प्लस एम है। आगे हम बात करते हैं अलग से जो कुछ देखते हैं, अल्काइल जो होता है प्लस एम होता है ड्यू टू प्लस एच, ठीक है, मालूम है। जैसे CH3 हो गया, जैसे ये वाला ग्रुप हो गया, तो ये जो होता है प्लस एम होता है ड्यू टू प्लस एच। ऑल्दो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे प्लस एच बोल पाएंगे इससे, चलो, बट प्लस एम होता है ड्यू टू प्लस एच, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं हमारे पास NO2 के बारे में, सॉरी यहाँ पे NO जो होता है, यहाँ पे देखो जिसके पास पे डबल बॉन्ड भी है,
ठीक है, लोन पेयर भी है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे डबल बॉन्ड भी है और इसके पास सल्फर के पास लोन पेयर भी है डबल। और ये तो दोनों हो गए, प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करते हैं, या फिर अल्कीन या बेंजीन खुद ही हो गए तो ही प्लस एम माइनस एम दोनों शो करेंगे, डिपेंड करता है कि सामने कौन सा है। और प्लस एम जो होता है ऑपरेट नहीं करता है मेटा पोजिशन, एम से मेटा ऐसे भी तुमको मालूम भी है यार कि वो बाईपास हो जाता है हर केस में। तो देखोगे प्लस एम या माइनस एम दोनों ही ऑपरेट नहीं करते हैं हमारे पास मेटा पोजीशन पे। ठीक है, बेसिक सी बात है। आगे हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। तो देखो स्टेबिलिटी जो होती है, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक, 3 क्राइटेरिया होते हैं। साइक्लिक, ठीक है, प्लेनर होना, साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, sp2 सारे के सारे sp2 होने चाहिए, और कंजुगेशन सारे एटम उसमें काउंट होने चाहिए। या तो सेम ही कंजुगेशन चले या अलग अलग कंजुगेशन चले तो भी क्या होना चाहिए, सारे के सारे एटम कंजुगेशन में काउंट होने चाहिए, सब आने चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया हो गई। इसके बाद देखते हैं या तो चौथा ये लगे या ये लगे। अगर ये लगता है तो एरोमेटिक होता है, अगर ये लगता है तो एंटी एरोमेटिक होता है। हक्कल रूल अगर लगता है तो एरोमेटिक होता है। हक्कल रूल ये बोलता है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2, n को अगर 0 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन, 4 देखोगे बढ़ाते जा रहा है, तो ऐसे होता है। या तो हकल रूल को इतना, मतलब इसको बिना मतलब हकल रूल जान लो, ये होता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या देखो और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 का मल्टीपल अगर आ गया सर तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो इसको छोड़ के बाकी सबके सब एरोमेटिक हो जाएंगे, डायरेक्टली देख सकते हो। और अगर पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी क्राइटेरिया इसमें से एक फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको अपन नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल बेंजीन रिंग जो होता है अगर मिलके बन रहे हैं तो हमारे पास अगर एक बेंजीन रिंग एरोमेटिक है तो ऑफकोर्स 2-3 जो मिल रहे हैं वो सब पूरा का पूरा जो कंपाउंड होगा ये भी एरोमेटिक ही होगा। याद रखते हैं बना से इसको बेंजीन, एन से नेफ्थलीन, ए से एंथ्रासीन, एक एक रिंग जैसे बढ़ाते जाते हैं। बना से याद रख सकते हो बेंजीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। ऐसे इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर तुमसे पूछते तो कितने होंगे, तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 और 2 5, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, समझ में भी आता है। अब बात करते हैं एनुलिन। एनुलिन क्या होता है, एकदम मतलब साइक्लिक कंजुगेटेड रिंग होती है विदाउट चार्ज। कंजुगेटेड होती है पूरी की पूरी, साइक्लिक होती है और कंजुगेटेड रिंग होती है बिना चार्ज के, उसको अपन एनुलिन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पूरा कंजुगेशन है इसके अंदर, और साइक्लिक भी है, चार्ज भी नहीं है, यानी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग होनी चाहिए बिना चार्ज, को उसको अपन एनुलिन बोलते हैं। और इसके अंदर एक्चुअली में ये देखोगे तो नॉन एरोमेटिक होते हैं, 8 एनुलिन और 10 एनुलिन। क्यों? चूंकि 8 वाला जो होता है वो एक्चुअली में टॉप वाला का स्ट्रक्चर बना के रहता है, जो कि नॉन प्लेनर हो जाता है। यहाँ पे पेज में ऐसे दिख रहा है बट ये नॉन प्लेनर होता है एक्चुअली में, टॉप लाइक स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया, चूंकि प्लेनर होना क्राइटेरिया थी एरोमेटिक होने के लिए। और 10 एनुलिन जो होता है उसके अंदर एच यहाँ पे जो होता है एक मतलब जो होता है प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे चल जाता है, नॉन प्लेनर हो गया, तो ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये दोनों का दोनों नॉन एरोमेटिक होते हैं। ठीक है सर। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। भाई ये बहुत इजी सा टॉपिक है पूरा, बस एंटी, और देख लो कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक। एरोमेटिक वाला जो होगा बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लो हम पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हो रहा है हमारे पास 2 2 4 2 6 और प्लस जो है ये एक्चुअली में एरोमेटिक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंटी एरोमेटिक ही ज़्यादा स्टेबल होगा। डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, ये तीनों कहीं ना कहीं देखोगे तो एक ही चीज़ की बात कर रहा है, और तीनों का सेम आता है। तो देखो आगे हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। जैसे मान लो अगर हम देखें यहाँ पे 2 हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और हमें कौन ज़्यादा जल्दी आसानी से टूट जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम डाइपोल मूवमेंट देखना है तो जो जितनी आसानी से टूट जाएगा उतनी जल्दी पोलर हो गया। तो अगर ये पोलर होता है, मतलब ये अगर टूटता है तो ये एरोमेटिक हो जाता है, और ये अगर टूटता है तो ये एंटी एरोमेटिक होता है। 2 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। बाकी सारे क्राइटेरिया देखो दोनों में फुलफिल है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। तो ये एरोमेटिक है तो जल्दी ये एक्चुअली में क्या होगा, पोलराइज होगा, और पोलराइज हो रहा है, टूट रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ऑफकोर्स, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यहाँ पे O पे नेगेटिव जो आ रहा है वो H+ वहाँ पे अप्रोच करेगा, तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन भी इसमें ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई H+ आता है तो जल्दी टूट के एरोमेटिक हो जा रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है तो H+ ले लेगा। तो डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ, रेट ऑफ प्रोटोनेशन का ऑर्डर सेम चलता है। ठीक है, समझ में आ गया। रोटेशनल एनर्जी बैरियर के अंदर हम देखेंगे तो इसको ऐसे ब्रेक करो कि दोनों के दोनों एरोमेटिक बन जाए। तो हमने ब्रेक किया प्लस माइनस इधर, तो ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, ऐसे तो ये टूटेगा। और इसके अंदर तोड़े कैसे भी तोड़ोगे तो एक एरोमेटिक बन जाएगा, एक एंटी एरोमेटिक, चूंकि दोनों सेम कंपाउंड है। एक तरफ प्लस जाएगा, एक तरफ जिधर माइनस आ रहा है उधर तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट इधर 4 ही रह गए, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गई, एरोमेटिक हो गया। तो एक्चुअली में देखेंगे तो ये जल्दी टूट जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा, और ये एक्चुअली में एरोमेटिक बन रहा है तो ये स्टेबल बन रहा है। मतलब ये एक्चुअली में सर इसकी एनर्जी कम होगी, चूंकि ये जल्दी बनेगा, आसानी से बन जाएगा, एक्स की एनर्जी कम होगी देन वाई, चूंकि ये अनस्टेबल बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी विच H H2 सपोज देखो H+ जो मान लेते हैं रीच आउट करेगा तो ये पानी बन के बाहर निकलेगा, H+ उसको दे देगा, और बाद में यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं H+ ऑक्सीजन ने दिया तो इस पर प्लस आएगा, बट ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके पानी बन के निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस जो आ रहा है ये एरोमेटिक बन जा रहा है, तो ये जल्दी करेगा ना, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक बनेगा। ऐसे रिएक्टिविटी टुवर्ड AgNO3 NSBCl5 अगर देखोगे तो उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि यहाँ पे जो AgCl है, मतलब इसको जो है Cl से अगर देखें यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं
तो AgCl बनेगा, SbCl5 से SbCl6 बनेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जा रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है एरोमेटिक और ये पॉजिटिव बन रहा है एंटी एरोमेटिक, तो ये जल्दी बनेगा, तो रिएक्टिविटी इधर ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, एरोमेटिक बन रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो देखेंगे सर यहाँ पे जो H+ निकलेगा यहाँ से, वो लोन पेयर ऑफकोर्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन H+ निकल रहा है तो दोनों लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है, बट ये निकल रहा है यहाँ पे आ रहे हैं तो 2 4 6 एरोमेटिक बन जा रहा है, तो इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि H+ निकाल के स्टेबल हो रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो सर इसके जो लोन पेयर हैं ये बिना पार्टिसिपेट किए ऑलरेडी इसके अंदर एरोमेटिसिटी थी, बट ये जो है पार्टिसिपेट करके एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो इन्वॉल्व हो जा रहा है एरोमेटिसिटी में, तो लेस लेवल है यानी कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा इसका। ठीक है, आगे पर बात करते हैं अब इफेक्ट्स के बारे में। देखो प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्लस एम इफेक्ट जो होता है उसके अंदर यहाँ पे अगर देखोगे तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में पहले हम देख रहे हैं कि प्लस एम यानी सामने देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो तीनों के ऊपर देखोगे तो चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब आसानी से कौन सा दे देगा, चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये आसानी दे देगा, तो इसके अंदर प्लस एम ज़्यादा देन दैट देन मतलब इसके अंदर ज़्यादा देन दिस और इसके अंदर ज़्यादा देन दिस, मतलब ऑफकोर्स सामने जाने पर कम हो रहा है। और अगर चार्ज ना हो तो देखेंगे ये अच्छे से बॉन्ड बना पाएगा, अगर देखेंगे ऑफकोर्स यार चूंकि दोनों के अंदर लोन पे डोनेट करता है अपना सामने, तो कंपेरेबल साइज है, तो ये देन ये OH के बाद OR आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, क्लियर। और इसके अंदर देखेंगे तो वही सेम क्राइटेरिया इधर भी लगता है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कंपेरेबल साइज है, तो ये देन ये आता है। माइनस एम पावर के बारे में बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि NO2 का मैंने तुमको बता रहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होता है, माइनस एम पावर ज़्यादा होता है देन CN। और प्लस एम माइनस है जो कि माइनस आई थे बट प्लस एम पावर ज़्यादा हो जाता है, जिनका लोन पेयर होता है, जैसे NH2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, और बाकी ऊपर की ये जो दोनों हमने देखे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोन पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर प्लस एम ज़्यादा होता है देन प्लस आई, बट माइनस आई ज़्यादा हो जाता है देन प्लस एम। हेलोजन के पास लोन पेयर होता है फिर भी माइनस आई यार डोमिनेटिंग होता है, इसलिए उनको अपन कम्बिलियन ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फेनॉल देखते हैं। आगे हम देखेंगे बढ़ के कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक अमीन देखते हैं, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन भी देखते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताऊं तो देखो 2 रीजन हम देखते हैं, एक हमारे पास होता है हमारे पास SIR इफेक्ट, इसको अपन ऑर्थो इफेक्ट बस यहाँ पे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली में देखो यहाँ पे जो COH था इसके अंदर भी रेजोनेंस पहले से हो रहा था और इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा था, डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी अगर यहाँ पे एक G ग्रुप लगा दोगे तो प्लेन रोटेट हो जाएगा दोनों का, तो ये और अच्छे से रेजोनेंस कर पाएगा, यानी जो बनने वाला एनायन होगा H+ देने के बाद वो स्टेबल बन रहा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो SIR जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, चूंकि इसका प्लेन चेंज हो जाएगा और अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, तो बनने वाला एनायन स्टेबल बन रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी यहाँ पे होता है ना, एक्चुअली में बनने वाला एनायन स्टेबल होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, चूंकि यहाँ पे OH अगर लगा हुआ है मान लेते हैं, यहाँ से एक्चुअली में देखोगे मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब हो रही है जब H+ निकल जा रहा है, एनायन स्टेबल बन रहा है, बट यही फिनॉल के केस में देखोगे, और यहाँ पे जी से कौन कौन ग्रुप, हल्के ग्रुप नहीं होने चाहिए, तो बल्कि ग्रुप होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप HDT नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे फ्लोरीन वगैरह नहीं होना चाहिए, वैसे ही OH NH2 और CN नहीं होना चाहिए, इनके छोड़ के कोई बल्कि ग्रुप कंसिडर कर सकते हो, कोई R भी हो सकता है, CH3 कुछ भी वैसा ले सकते हो, इनको नहीं लेना है, जैसे HDTF OH NH2 एंड CN। ठीक है सर, सिंपल देखोगे लिखोगे एक बार को मालूम चल जाएगा, याद हो जाएगा। फिनॉल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई SIR या ऑर्थो जैसा बात नहीं है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कौन सा रोटेट करके बाद में रेजोनेंस होने लगेगा, कुछ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक एसिड को कम करता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में ही हो जा रहा है फिनॉल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनल जो ऑर्डर निकल के आता है एसिडिक एसिड का नाइट्रोफिनॉल के अंदर, वो पॉम ऑर्डर होता है, POM पारा का, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का आता है, पॉम ऑर्डर होता है। एसिडिक एसिड डिफरेंट फैमिली के अंदर याद करने के ट्रिक तो लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में चीज़ें बहुत क्लियर हैं, और इसको देख के मतलब चीज़ें क्लियर भी होती है, समझ में भी आती है। सल्फोनिक एसिड शुरू करते हैं, बट इससे ज़्यादा एसिडिक एसिड किनका होगा, जो मिनरल एसिड होता है, जैसे कि हो गया H2SO4 HClO4 HI, जो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ऑफकोर्स इससे ज़्यादा होगा देन ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड के अंदर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी है उसका ज़्यादा होगा देन हमारे पास नॉर्मल वाला, चूंकि बनने वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड का SO3H होता है, और जैसे PH SO3H होता है, ठीक है, और यहाँ पे R SO3H होता है। मैंने सोचा कि H2SO4 के अंदर एक हाइड्रोजन हटा के इसको लगाया, बट ऐसा नहीं है, SO3 ही होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और वैसे भी देखोगे तो ये नहीं, चलो ठीक है, ओके फाइन। अब आगे बात करते हैं हमारे पास पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं। पिक्रिक एसिड के अंदर हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, फिनॉल है, ट्राई नाइट्रो लगा हुआ है पिक्रिक एसिड। एक्चुअली में नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली पोर्शनल होता है -M।
जितने भी, चूंकि मान लेते हैं लास्ट में जो एनायन बन रहा है माइनस उसके पूरा आ रहा है, तो जो खींच ले उसको माइनस एम वाले खींचते हैं, सामने से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो यहाँ पे देखो नाइट्रो माइनस एम के अंदर आता है, तो इलेक्ट्रॉन 3 3 लगे हुए हैं भाई, तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है ना एसिड की स्ट्रेंथ। पिगरिक एसिड आता है, फिर स्क्वायरिक एसिड, फिर डाई नाइट्रोफिनॉल आता है, और आगे देखोगे हमारे पास कुछ देर बाद हमारे पास मोनोनाइट्रोफिनॉल आता है। मोनोनाइट्रोफिनॉल के अंदर हमने देख लिया पॉम ऑर्डर होता है, बट एक्चुअली में आगे बढ़ के मैं तुमको बताऊंगा कि ये जो होता है ये कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायरिक एसिड आता है, फिर डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आता है, फिर कार्बोनिक एसिड आता है H2CO3 वाला, और यहाँ पे एक्चुअली में केवल पी का पारा नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होता है, क्योंकि पारा पे लगा हुआ है यार, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्थो वाले से चूंकि रिपल्सन वगैरह होगा जो भी होगा, तो उससे बेटर है ना पारा वाला, तो पारा वाला पहले आया था। एनीवे तो पॉम्पम ऑर्डर के अंदर इसका ज़्यादा था, तो ये यहाँ पे आया था, फिर बाकी ये दोनों आते हैं, और फिर फिनॉल ऑफकोर्स है, मोनोनाइट्रोफिनॉल के बाद फिनॉल आता है, फिर अमोनियम आता है, अमोनिया यहाँ पे, अमोनियम यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास आता है अमोनियम, और अमोनियम के बाद फिर आता है हमारे पास एक ही अल्कोहल जो पानी ज़्यादा एसिडिक होता है, मिथेनॉल, और सॉरी मिथेनॉल होता है, फिर हमारे पास अल्कोहल आता है, फिर अल्काइन होता है, क्योंकि इसके अंदर sp देखो ना यहाँ पे, और मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ है कि sp है, तो इसके अंदर H2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन sp2, और फिर आएगा हमारे पास sp2, और फिर आएगा हमारे पास sp3, ठीक है ना। अमोनियम यहाँ पे आता है। तो इसको याद करने का ट्रिक भी है। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में यहाँ तक चलता है, दिन में कारी कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ, अलका बोली आ। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कारी कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ, अलका बोली आ। ठीक है, अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन ऑलवेज पॉसिबिलिटी है, इसको अपन फिजिबिलिटी बोलते हैं। फिजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी कितनी रिएक्शन होनी, कितना फिजिबल है, होगा या नहीं होगा। तो रिएक्शन ऑलवेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड चलेगा, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। स्ट्रॉन्ग से वीक बनना चाहिए। जैसे आप मान लेते हैं एक एसिड है NOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास एसिड, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बेसिकली यहाँ पे खेलते हैं, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव होगा, तो Na बन जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव पानी बनाएंगे। यहाँ पे ये जो एसिड बन रहा है इसका pK देखेंगे तो 1 है, इसका pK ज़्यादा है। pKa ज़्यादा होता है तो Ka कम होता है, pH ज़्यादा है तो H कम होगा। मान लेते हैं pH ज़्यादा है तो H कम होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन वही। और अगर सर हमारे पास pH कम है तो H प्लस ज़्यादा होगा। तो इनमें इन्वर्स चलता है, ये तुमको मालूम ही है। और इनके अलावा बाकी सारे तुम जो रिलेशंस होते हैं उनको भी ड्राइव कर सकते हो। जैसे pK हो गया तो Ka कम होगा, और Ka कम है तो वीकर एसिड होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसका डिसोसिएशन, Ka क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जो कम डिसोसिएट कर रहा है, तो Ka कम है तो वीकर एसिड होता है, सिंपल सी बात है। और अगर वीकर एसिड है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और pK ज़्यादा है, या फिर ऐसे देख सकते हो pK ज़्यादा है तो pKb कम होगा, और pKb कम होगा तो Kb ज़्यादा होगा, क्योंकि Ka कम है तो Kb ज़्यादा होना भी था। अगर हमारे पास H प्लस कम है तो OH माइनस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिलेट करके निकाल सकते हो। और ऐसे अगर pK भी ज़्यादा है तो Kb कम होगा, और Kb कम है तो वीकर बेस होगा। ठीक है, NO इसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं, NaHCO3। इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पे H एक कोई एसिड है, और ये जब इससे रिएक्ट करता है तो यहाँ पर Na तो बनेगा ही ऑफकोर्स पॉजिटिव निगेटिव, बट यहाँ पे H2CO3 बनता है, और ये वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा, यानी जितने भी यहाँ पे देखते हैं अगर पानी से ऊपर जितने भी एसिड आते हैं वो सब यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं, ये वाला रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन विल ऑल्सो प्रोड्यूस इन द ऑलवेज प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, तो यहाँ पे ये बनेगा। बट यहाँ पे H2CO3 से ऊपर जितने भी आएंगे वो सारे रिएक्शन देंगे, और यहाँ पे P भी आता है, इसलिए हमारे पास पारा नाइट्रोफिनॉल जो होता है ये टेस्ट दे देता है। इसी से हमें पता चला कि पारा नाइट्रोफिनॉल जो होता है एक्चुअली में यहाँ नहीं, उसका स्थान यहाँ पे है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है देन दिस। ठीक है, तो पारा नाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट देता है, पॉम का जो P है वो देता है H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस को मिल जाना, बेसिसिटी है। नाइट्रोजन अब 4 बॉन्ड में रहता है तो पॉजिटिव रहता है। अवेलेबिलिटी अगर लोन पेयर की यहाँ पे ज़्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर ये लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। और गुआनोडीन जो होता है मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, ये अब हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका जो है क्या ऑर्डर है। तो ग्वानोडीन होता है, फिर एमाइडीन होता है। ग्वानिडीन के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं तुमको बनाऊंगा तो तुम्हें क्लियर होगा बहुत अच्छे से कि यहाँ पे कार्बन होता है, दोनों तरफ नाइट्रोजन लगे होते हैं, NH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं अभी बता दूंगा। NH जुड़ा होता है। सर अगर यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये किसी H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यानी ये ऐसे बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक्चुअली अब क्या होगा, अब यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट रहेगा, तो इधर से भी इसको मिल पाएगा, निगेटिव है तो, और इधर से भी इसको मिल पाएगा। मतलब ये लोन पेयर यहाँ पे, और ये मतलब जो है पाई बॉन्ड इधर आ पाएगा।
तो ये ग्वानिडीन होता है, मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है। ग्वानिडीन के बाद आता है हमारे पास एमाइडीन, जिसके अंदर से हम ये हटा के कोई आर ग्रुप लगा देते हैं, नहीं एक साइड से ही चल रहा है इसलिए कम हो गया। तो ग्वानिडीन होता है, फिर एमाइडीन आता है, फिर अमीन आता है। अमीन के अंदर भी देखोगे बेसिसिटी हम देख रहे हैं सर। बेसिसिटी अगर हम देखेंगे तो sp3 वाला ज़्यादा अच्छा है देन sp2, चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो देना नहीं चाहेगा, ये देना चाहेगा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्यों इलेक्ट्रॉन हो देंगे, नहीं देंगे ना, पकड़ के रखेंगे। तो एलिफेटिक का ज़्यादा होगा देन एरोमेटिक। फिर इमीन आता है। इमीन का स्ट्रक्चर सर आप देखो, याद कर लो। इमीन ऐसा दिखता है, RCH डबल बॉन्ड NH जुड़ा हुआ है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया इसलिए प्लस नहीं है इसके ऊपर, तो इसको अपन इमीन बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड NH इमीन है ये, यहाँ पे R हो सकता है, इमीन है ये, ठीक है, इमीन है ये। तो इमीन के अंदर जो है यहाँ पे लोन पेयर है, ये देखो sp हो गया, सॉरी sp2 हो गया, sp3 नहीं sp2 हो गया। तो इस परसेंटेज इसका करेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। फिर एमाइड्स के अंदर अगर हम देखते हैं, एमाइड जो होते हैं उसके अंदर रेजोनेंस हो जा रहा है, जो लोन पेयर देना था वो रेजोनेंस में घूम रहा है, तो इसलिए कम हो गया। और साइनाइड के अंदर तो sp हो गया, sp और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये और पीछे आ गया। तो ये ऑर्डर होता है ग्वानोडीन, एमाइडीन, अमीन, इमीन, एमाइड, साइनाइड, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ मैंने तुमको बताया कि अभी हम देखेंगे एरोमेटिक अमीन एंड एलिफेटिक अमीन के बारे में। एरोमेटिक के अंदर हम देखते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होता है उसके अंदर SIR लगता है और SIP इफेक्ट लगता है 1 डिग्री के अंदर। क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे SIR इफेक्ट जो होता है हमारे पास वो लगता है 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर, क्योंकि अगर देखेंगे 2-3 डिग्री और 3 डिग्री जो हो गए उनके अंदर और ग्रुप जुड़े हुए तो मतलब थोड़े से और बल्कि हो जाएंगे, और बल्कि हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर कोई G ग्रुप लगाते हैं तो स्टेरिक हिंडेंस, वही SIR ये वाला इफेक्ट है। यहाँ पे कोई G ग्रुप भी वही है, क्या कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, वही चीज़ है, वही G ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो G ग्रुप होना चाहिए लगेगा, इसकी वजह से अगर यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री है तो ये रोटेट करके अलग प्लेन में कर देंगे, तो ये अब रेजोनेंस में नहीं घूमेगा, और नहीं घूमेगा तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ऑफकोर्स पाई बॉन्ड जो होता है कैसे भी किसी भी रोटेशन थोड़ी बना सकते हो, पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वहाँ पे होती है। तो ये जो होता है ये नहीं घूमेगा, तो ये ज़्यादा अवेलेबल रहेगा देने के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट अगर अकेले रह गया तो इतना बल्कि नहीं बन पाया तो रिपल्सन होने लगेगी। दिया पॉजिटिव लाके रिपल्सन फील कर रहा है, बेसिसिटी कम होगी। इसको अपन SIR इफेक्ट बोलते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर लगता है ये, और एक्चुअली में 3 डिग्री जो होगा वो और बल्कि होगा, तो 3 डिग्री का ज़्यादा हो जाएगा देन 2 डिग्री। तो इसको अपन SIR बोलते हैं और इसको SIP बोलते हैं 1 डिग्री के लिए। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए SIR इफेक्ट होता है और 1 डिग्री के लिए SIP इफेक्ट होता है। SIP का फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो स्टेरिक इनहिबिशन होने लग रहा है जब प्रोटोनेशन कर रहे हैं SIP, ठीक आया, बहुत अच्छे से आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ हम बात करते हैं एलिफेटिक अमीन के अंदर, तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो मीडियम अगर गैस हो तो 3-3 R देने के लिए है, वो तो लोन पेयर हंसी खुशी से देगा, सबसे ज़्यादा होगा देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। इंडक्टिव हमने देख लिया, ठीक। एक्वस के अंदर अगर मिथाइल है तो 2 डिग्री दोनों में कॉमन होता है, और मिथाइल है पहले आता है तो 1 यहाँ पे लिखोगे, और इथाइल 2 तो यूज हो गया था तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक। एक्वस मीडियम में ऐसा होता है ड्यू टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ये ध्यान होना चाहिए कि 2 तो बीजी होगा। मिथाइल का अगर मैं पूछूंगा तो सर 2 तो बीजी था तो 1 और 3 होगा। सर अगर हम देखेंगे इथाइल के अंदर 2 तो बीजी था तो 3 और 1 बचा था। यहाँ पे बताया मैंने, दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम बोलेंगे हम सर मिथाइल के अंदर बताओ, तो मिथाइल के अंदर मैं बोलूंगा सर 2 तो बीजी था, मिथाइल तो 1 और 3। और अगर मिथाइल के अंदर बोलेंगे सर 2 तो बीजी था तो 2 तो बचा नहीं तो 3 और 1। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जिसके अंदर हम कार्बोकेटायन से बात करना शुरू करते हैं। अल्फा इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग एडजेसेंट, एक के पास लोन पेयर, बगल वाले के पास बैक एंड ऑर्बिटल। बट यहाँ पे नाइट्रोजन वाले का ज़्यादा अच्छा होगा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, क्योंकि मतलब कंपेरेबल साइज अच्छा है तो अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड यहाँ पे अच्छा बनेगा देन दैट। तो यहाँ पे बीबी हम देखेंगे तो CF3 का जो होता है अच्छा होता है देन दैट। ऑफकोर्स यार Cl वाला कार्बन से कितना अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा, उससे अच्छा तो फ्लोरीन बनाएगा ना, पाई बॉन्ड, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है प्लस एम, चूंकि पॉजिटिव फील करे तो कोई मिले तो जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, मिले तो इलेक्ट्रॉन दे, मिले तो कोई इलेक्ट्रॉन दे, बट कोई छीनने वाला होगा तो ऑफकोर्स इनवर्सली, तो इनका डायरेक्ट अच्छा है तो ये अच्छा है इसके लिए, बट ये बुरा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर माइनस में लगा तो भाई इलेक्ट्रॉन कमी थी और सूखेगा ये उसको, तो स्टेबिलिटी और बढ़ाएगी ना उसकी। बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, देख लेना भाई, निहार के आंखों से देख लेना कि बैक बॉन्डिंग है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर एरोमेटिक होगा, फिर MHI मेजामेरिक, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखेंगे तो हर SP ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये और ज़्यादा बुरा है, और देन इसलिए इधर जाएंगे तो ये थोड़ा और कम निगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर ज़्यादा स्टेबल होगा।
अगर हम देखते हैं तो CH3+ अगर यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब इधर हम बना सकते थे स्ट्रक्चर इसके अंदर ये लोकलाइज्ड ना हो, टी लोकलाइज्ड, बट यहाँ पे लोकलाइज्ड है तो ये sp3 है, तो p में 2 एक में s, 3 ऑर्बिटल मिले, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, वैकेंट p है, लुईस एसिड होगा, एक्सेप्ट करेगा वैकेंट p, तो इस पास है ही, डायमैग्नेटिक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए जीरो होगी। अब हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के बारे में। कार्बोकेटाइन देख लिया हमने, कार्बोनाइन के अंदर देखते हैं अल्फा इफेक्ट, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग की लगती है ना स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग जो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ए है, ठीक है ना, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग लग रहा है ये वैकेंट डी होना चाहिए। यहाँ पे कार्बोकेटाइन अपना लोन निगेटिव लोन पर बताया था तुमको, देता है वो, ऑब्वियस सी बात है। अगर देखोगे बैक बॉन्डिंग के अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट करते हैं भाई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर बगल वाले के पास है और एक के पास वैकेंट है तो जाता है? तो निगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है, लोन पेयर है सामने, वैकेंट डी यहाँ पे होता है, बैक बॉन्डिंग वैकेंट डी में हो रहा है, इसलिए अपन इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग को तो मैंने तुमको अभी सिखा के लाया कि उसको रेजोनेंस बोलते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर हो रहा है तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलेंगे। अरे यार ठीक है। और यहाँ पे यूजुअली जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा PClS, जैसे यहाँ पे देखो सल्फर है निगेटिव है, इसके पास वैकेंट डी है, दे देगा, इसको नहीं दे पाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कार्बोनाइन अगर देखोगे कार्बोनाइन के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस, क्योंकि ये अपना लोन पेयर इस सल्फर को दे पा रहा है, ये नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही है, बैक बॉन्डिंग पहले, फिर एरोमेटिक, फिर MHI। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के बारे में बात करते हैं तो निगेटिव फील कर रहे, कोई मिले तो जो खींच ले इसको स्टेबल करे, कोई मिले तो जो खींच स्टेबल करे, और कोई देने वाला नहीं मिलना चाहिए और बुरा हो जाएगा, स्टेबिलिटी और बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इन्वर्सली, अगर इसकी पावर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइब्रिडेशन अगर देखें, हाँ यहाँ पे अच्छा चलेगा क्योंकि sp इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, देन दैट परसेंटेज इस ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, अभी तुमको मैंने बता के लाया, ठीक ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास CH3 देखते हैं, 3 बॉन्ड और एक यहाँ पे लोन पेयर, sp3 हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल p के और एक s के मिल रहे हैं, 4 हो रहा है इसका स्टेरिक नंबर, sp3 होता है। और इसको अपन बोलेंगे एक लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे जो होता है वो ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, और ये लुईस बेसिक होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डायमैग्नेटिक होगा, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए जीरो हो जाएगा। फ्री रेडिकल के अंदर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ना ही बीबी होगा, तुमको अभी मैंने बताया, और ना ही मतलब एरोमेटिक हो पाएगा, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर भी इवन होता है। तो फ्री रेडिकल के अंदर बस 3 ही ऑर्डर हम देख सकते हैं, और ऑर्डर का मैंने तुमको बता दिया, इसका अंदर जैसा ऑर्डर हमने देखा था ये होता है, इसके अंदर ऑर्डर ये होता है, चूंकि बाकी के शुरू के 2 हट जाएंगे, चूंकि इसके अंदर वो अप्लाई नहीं है, ठीक है ना। इसको फ्री रेडिकल को तुम कार्बोकेटाइन की तरह समझा करो और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो स्टेबिलिटी जो होता है मैंने तुमको बताया, अगर इसको कार्बोकेटाइन की तरफ समझोगे तो कोई मिले तो जो इसको दे, कोई मिले तो जो इसको दे, कोई मिले तो इसको जो दे, और कोई ऐसा ना मिले जो इससे खींच ले, कोई ऐसा ना मिले जो इससे खींच ले, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मैंने तुमको अभी बताया, ठीक है। तो इसके अंदर भी कार्बोकेटाइन के अंदर की तरह अगर सोचोगे हाइब्रिडाइजेशन को लेके, तो ऑफकोर्स यही होगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर होना ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना ठीक नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी अगर बोले तो हमारा CH बॉन्ड को ब्रेक कर दो फ्री रेडिकल्स, और देख लो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होगी। यानी स्टेबल हो रहा है जब कार्बोकेटाइन, तो अगर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जा रही है, इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे देखेंगे चूंकि ये रेजोनेंस करने लगेगा, स्टेबिलिटी आएगी, और अगर स्टेबिलिटी आएगी तो इसके अंदर एनर्जी क्या होगा सर, कम होगी, क्योंकि ये टूट रहा है तो उतनी एनर्जी की डिमांड नहीं कर रहा है, इसको टूटने पे अनस्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है, तो एक्स की एनर्जी कम होगी देन वाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लो डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, फिर हम उस पर ऊपर आते हैं। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, ये होता है एक्चुअली में 3 साइकिल रिंग, साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे बेंट हो जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो बगल में जो कार्बोकेटाइन होता है ना उसको यही डोनेट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा अच्छा, देन 2, देन 1। और आगे अपन बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर रिंग के ऊपर ये हमारे पास रेडिकल प्रेजेंट है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, तो रेजोनेंस नहीं करता है। दोबारा मैं बोलता हूँ अपना शब्द, कि अगर डबल बॉन्ड रेडिकल अगर ये सब रिंग के ऊपर ही प्रेजेंट हो, अगर इस मान लेते हैं सॉरी डबल बॉन्ड के ऊपर रेडिकल प्रेजेंट है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी 9 अल्फा एच की ज़्यादा होती है देन एक रिंग का रेजोनेंस। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस जो है एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एरोमेटिसिटी आ रही है, देन 3 अगर ये मिलेंगे उससे भी ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है एरोमेटिसिटी में, ठीक, क्लियर हो गया। यही था पूरा का पूरा हमारे पास
GOC। इसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुमको बताऊँ क्या क्या चीज़ें, अचानक अगर जल्दी में देखना रहा रिविजन करने को, सीक्वेंस देखो, ये सीक्वेंस देखो, ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड। तो ये सीक्वेंस देखो और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें और वाइटल्स को डायरेक्टली देख लो, ये होता है, ये होता है। एंड देन अल्कीन के अंदर दो होते हैं, +H -H, और इसके अंदर और वाइटल्स का ये खेल होता है। ब्रेडसोल तुमको मालूम ही है। रेजोनेंस के अंदर स्टेबिलिटी का डायरेक्टली सीक्वेंस देख लो, तुमको मालूम है स्टेबिलिटी के अंदर न्यूट्रल ज़्यादा पाई होना चाहिए, निगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, देन पॉजिटिव, सॉरी पहले निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखते हैं, देन पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है साइड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने में हम साइड से देखते हैं, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव दूर दूर अच्छा नहीं है, तो और अगर सेम चार्ज पास में आ गया तो अनस्टेबल होगा। कंजुगेशन का क्राइटेरिया तुमको मालूम ही है, मैंने तुमको बताया बैक बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने बताया था वो बताया था कि ये sp नहीं हो सकता है, रिंग टूट जाएगी, रिंग टूट जाएगी। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है वो हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। बाकी एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन एक ही सांस में या दो सांस में तुम बताया, स्टेबिलिटी एक्सटेंडेड की ज़्यादा होती है, इक्विवेलेंट सेम शक्ल के होते हैं और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तीनों की सेम होती है। रेजोनेंस जो होता है एक्चुअली में डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है। एक्चुअली में ये परमानेंट होता है, एक्चुअल चार्ज का डेवलपमेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, जहाँ तक कंजुगेशन चलेगा वहाँ तक। एक्चुअली में प्लस एंड माइनस हम देखने का तरीका मैंने तुमको बता दिया। प्लस लोन पेयर दे देता है सामने, लोन पेयर सामने से लेता है। आगे मैंने तुमको बताया कि हमारे पास अल्काइल जो होते हैं प्लस एम होते हैं, अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो हो सकता है कि सामने कौन सा प्रेजेंट है के बेसिस पे वो प्लस एम माइनस एम बिहेव करेंगे। एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया मैंने तुमको बताई कि साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन सारे में होना चाहिए, हक्कल रूल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो एरोमेटिक है। ये सब फुलफिल करने के बाद ये हो रहा है तो एंटी एरोमेटिक है, सॉरी, अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो एंटी एरोमेटिक है, और इन तीनों को फुलफिल करने के बाद अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा। अगर तीन में से कोई छूट गया तो नॉन एरोमेटिक होगा। बना से मैंने तुमको बता दिया कि बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन से मैंने तुमको बताया 8 एनोलिन और 10 एनोलिन जो होता है नॉन एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया कल तुमको बता दिए, जो जो हमारे पास एरोमेटिक जहाँ पे बनेगा ज़्यादा स्टेबल होगा देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। इफेक्ट्स के बारे में तुमको बता दिया, बहुत सिंपल है। अगर देखते हैं निगेटिव 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 के साथ तो जो हमारे पास कौन इजीली दे पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर नहीं चार्ज है तो कौन इजीली बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे भी वही चीज़ लगा सकते हो, मतलब दोनों में तो काइंड ऑफ सेम ही है ना, कि कार्बन फिर नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन जल्दी देता भी है, फिर कार्बन से सेम साइज है तो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड ये पहले बना पाएगा, है ना। तो लोन पे डोनेट करके ऑब्वियस सी बात है। माइनस एम पावर, और यहाँ पे भी वही चीज़ लगाते हैं। माइनस एम पावर के अंदर मैंने तुमको बताया कि NO2 ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है, ये स्टार भी लगाया मैंने। और प्लस एम माइनस आई के अंदर हम देखते हैं कि ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं माइनस आई होने के बावजूद भी लोन पेयर है तो प्लस एम की तरफ बिहेव करते हैं, बट हाइड्रोजन कमिलियन होते हैं और वैसे बिहेव नहीं करते। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखा, दो चीज़ें लगती हैं, SIR, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, हैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो इफेक्ट जो होता है इसके अंदर एक्चुअली में ऑलरेडी इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा था तो घुमा देगा, इसीलिए हम इसको SIR को यहाँ पे बस ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, घुमा देता है तो ज़्यादा अच्छी होने लगती है। एनायन स्टेबल बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बट फिनॉल के अंदर ये तो लगने का चांस ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले ही रिएक्टेंट में लग जा रहा है तो पोम्पो मॉडल निकल के आता है। ये पूरा का पूरा लॉजिक मैंने तुमको समझाया, इसको देख सकते हो। पॉसिबिलिटी वीकर एसिड बनना चाहिए, पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है हमारे पास बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होता है वो देता है। और हमारे पास मैंने तुमको बताया एस्टिक स्टेंट यानी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होना चाहिए। ग्वानोडीन, फिर एमाइडीन आता है, ग्वानिडीन मोस्ट बेसिक होता है। यहाँ पे कार्बन है, बगल में नाइट्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अमीन इमीन यहाँ पे ऐसा दिखता है, और एमाइड साइनाइड। आगे सबके रीजन मैंने तुमको बता दिए थे। एलोफेटिक इसके अंदर याद होगा, चूंकि देना है इलेक्ट्रॉन तो sp3 हमें चाहिए, sp2 नहीं चाहिए। यहाँ पे भी sp2 हो जाता था, यहाँ पे तो रेजो था और यहाँ पे sp हो जाता था। बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक बताया तुमको। SIR इफेक्ट जो लगता है 2 और 3 डिग्री के लिए लगता है। SIR इफेक्ट जो लगता है हमारे पास, SIR इफेक्ट जो लगता है वो हमारे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री के लगता है। SIP इफेक्ट 1 डिग्री के लिए लगता है। मैंने तुमको अच्छे से बताया ये चीज़। 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर भी 3 डिग्री वाला ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे और बल्कि हो जाएगा तो रोटेट कर जाएंगे तो और इजीली दे पाएगा, बट इसके अंदर अकेले ही था, रोटेट तो कर नहीं पाया, रिपल्सन अलग फिल करा दिया तो स्टेरिक इनहिबिशन होने लगा जब हम इनने प्रोटोनेशन करने की कोशिश की। एलिफेटिक के अंदर हमने देखा तो गैसियस फेज में कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज 3 to 1 होगा, क्योंकि 3 मिल के दे रहे हैं, खुशी से इलेक्ट्रॉन देगा, बेसिक कहलाएगा। बट अगर देखेंगे मिथाइल के अंदर दो कॉमन है, एक हो जाएगा और मिथाइल है, और इथाइल है तो 3 हो जाएगा, और बचा हुआ एक लास्टली लिख देते हो। ये क्यों होता है? ड्यू टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी मैंने तुमको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग पहले देख लो, फिर हमारे पास एरोमेटिसिटी MHI देख लो, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की प्लस एम जो सामने भूखे को इलेक्ट्रॉन खिलाएगा उससे अच्छी बात क्या होगी। और हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने तुमको बताया ज़्यादा है इसकी, तो इस पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी कि
और ये sp2 हो गया ट्राइंगुलर प्लेयर वैकेंट इसके पास रहेगा तो लुईस एसिड होगा, एक्सेप्ट करेगा डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा। कार्बन आयन में वही बताइए वैकेंट डी के अंदर लेता है, इसलिए अपन इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। इसके अंदर भी वही ऑर्डर है, भूखे मैं यहाँ पे निगेटिव से ये क्या था सर, ये तिलमिला रहा था, इसका कोई इलेक्ट्रॉन लेके इसको शांत करे, यानी अनस्टेबल था। स्टेबल करने के लिए कोई -m आए और ज़्यादा तिल मिलाओगे तो रिवर्स में चले जाओगे। sp हो गया, यहाँ पे sp2 हो गया और sp3 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज़्यादा पे निगेटिव चार्ज खुशी से वो लेगा। sp3 के अंदर एक लोन पे आता ट्रायंगुलर पिरामिडल, sp3 भी हो जाएगा। फ्री रेडिकल के अंदर अगर देखोगे तो ना ही बैक बॉन्डिंग होता है ना ही एरोमेटिक होता है। बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होता है? और क्योंकि यहाँ पे भाई इवन नहीं, मतलब इवन इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन दोगे ना, एक थोड़ी दे दोगे, और यहाँ पे इवन होते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसको फ्री रेडिकल को कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट किया करो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइन की तरह ही होगा, जो भूखे को खाना खिला दे, डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन दे दे। और हाइब्रिडाइजेशन भी वैसे ही होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, इधर जाके स्टेबल होगा। बॉन्ड एनर्जी के लिए फ्री रेडिकली बॉन्ड को ब्रेक करके देख लो, बॉन्ड को फ्री रेडिकली ब्रेक करो और देख लो कि जो फ्री रेडिकल बनेगा वो स्टेबल अगर बनेगा, अनस्टेबल बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबल बनेगा तो कम होगी एनर्जी, कम में ही टूटेगा, चूंकि स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है तो खुशी खुशी टूटना चाहेगा हो। यानी अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और डबल बॉन्ड के ऊपर या रिंग के ऊपर मतलब सॉरी रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली रेडिकल हो गया, निगेटिव या पॉजिटिव आया, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 9 अल्फा ए जो होता है इनका मतलब ये 9 अल्फा ए जो होते हैं, एक रिंग को रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये पॉजिटिव खुद इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा मतलब एरोमेटिसिटी में क्रिएट कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। देन 3 रेजोनेंस इसको मिल रहा था। डांसिंग रेजोनेंस, साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बगल में जो कार्बोकेटाइन बैठा था इलेक्ट्रॉन खुद ही दे देते हैं, तो इसीलिए डांसिंग रेजोनेंस अपन इसको बोलते हैं। एक बार ये देते हैं, एक बार ये, और इसी के अंदर हम देखेंगे तो 3 वाला ज़्यादा होगा, देन 2 देने। क्लियर हो गया पूरा।